मैं 17 साल का बूढ़ा और 16 साल की लड़की को घर किराए पर दे दी। मैं समझी ये बच्ची और बूढ़ा बाप बेटी है, मगर मैं उस वक्त हैरान रह गई जब वो लड़की बोली ये मेरे पति है। मैं चुप हो गई और कुछ ना कहा। अगले रोज रात को मुझे उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती तो मैं डर गई, और फिर अगले दिन मैंने उस लड़की को अपने घर बुलाया तो वो गले लगकर खूब रोई और कहने लगी, दीदी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मैंने छुप कर एक कैमरा उनके कमरे में लगा दिया। फिर अगली रात कैमरा चलाया तो मेरी रूह कांप गई कि वह बूढ़ा तो मुझे अपना घर किसी शरीफ फैमिली को किराए पर देना था, क्योंकि मैं एक अकेली औरत थी और भरी जवानी में ही विधवा हो गई थी। अचानक एक दिन एक बूढ़ा आदमी और एक लड़की घर देखने आए तो मैंने फौरन उन्हें घर किराए पर दे दिया। मैं समझी कि अब अच्छी और बूढ़ा बाप बेटी है, मगर उस वक्त हैरान रह गई जब वो लड़की बोली कि ये मेरे पति है। मगर अब हर रात मुझे उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी तो मैं डर कर जाग जाती थी, और फिर सुबह के वक्त नींद आती जब मुझे लगने लगा जैसे उस लड़की पर कुछ जुर्म होता है। मैंने बूढ़े आदमी से छुपकर उस लड़की को अपने घर बुलाया तो मेरे गले लगकर रोते हुए बेहोश हो गई। कुछ देर बाद होश आया तो बोली, दीदी अगर आप मेरी मदद करना चाहती है तो मेरे कमरे में कैमरा लगा ले। कैमरा लगाना मुश्किल था। मैंने उसे अपना मोबाइल दिए और कहा, इससे वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, मैं पुलिस को दिखा दूंगी। वो मान गई, मगर अगली रात मैंने वीडियो देखी तो जान निकल गई। मोहित के जाने के बाद मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गई थी। रिश्तेदार भी साथ छोड़ गए थे। मैं अकेली थी और पहाड़ जितनी लंबी जिनकी समझ नहीं आता था अब से क्या करूं। आज फिर रात के वक्त कुत्ते भौंक रहे थे और उनकी भौंकने की आवाज़ सुनकर मेरा दिल दहल रहा था। शायद मोहित जिंदा थे तब भी भौंकते होंगे, मगर मेरा पति का साथ था तो किसी चीज़ का डर नहीं था, ना ही उन कुत्तों की आवाज़ से डरा करती थी। अब तो एक लम्हा सदियों के बराबर लगता था और यूं ही आंखों में रात कट जाया करती थी। मैं यही सोचती कि अगर घर में चोर घुस आए तो मैं क्या करूंगी। आजकल तो चोर घर के सामान को लूटने के साथ साथ औरतों की इज्जत के साथ भी खेलकर जाया करते थे। सारी रात मुझे यही डर लगा रहता था कि शायद ये कुत्ते चोरों को देखकर भौंक रहे हो। मैंने अपने खौफ से बचने के यही हाल निकाला कि मैं अपने घर के ऊपर वाला पोर्शन को किराए पर दे दूँ। यूँ मुझे सहारा भी मिल जाएगा और इस महंगाई के दौर में चलो 4 पैसे भी मेरे पास आ जाया करेंगे। मैंने अब इस मंसूबे पर अमल करने की ठानी थी। यूँ तो मोहल्ले में भी कभी कभार ही निकला करती थी, आज मैं खासकर आसपास के घरों में गई थी। मैंने एक आदमी से कहा था कि अगर किसी को किराए के लिए घर की तलाश है तो उसे मेरे पास भेज दीजिएगा। शर्त यह है कि किराए के लिए आने वाले लोग शरीफ हो और मैं किसी तरह अकेले को घर किराए पर नहीं दूंगी, बल्कि कोई फैमिली ही आए। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे इस कदर जल्दी सुनी जाएंगी। शाम के वक्त मेरे घर में लोग आ गए थे। एक बुजुर्ग और उसके साथ एक जवान लड़की आई थी। मैंने उनको ड्राइंग रूम में लाकर बैठा दिया था और बोली, आपको मैं जानती नहीं हूँ, इसलिए आपके आने का मकसद जानना चाहती हूँ। वो आदमी कहने लगा, दरअसल आपने कहा था कि आप अपने घर को किराए पर देना चाहती हो। हमें भी रहने के लिए एक ठिकाने की ज़रूरत थी, इसलिए यहाँ पर आ गए हैं। मैंने सिर हिला दिया और बोली थी, मुझे वैसे भी किसी शरीफ सी फैमिली की तलाश थी। ये तो अच्छा हो गया आप बाप बेटी मेरे घर पर रहेंगे। मेरी ये बात सुनकर उस बूढ़े के चेहरे की रंगत ही बदल गई। फिर वो लड़की जल्दी से बोली, नहीं नहीं, ये मेरे पिता नहीं हैं, बल्कि मेरे पति है। ये अल्फाज कम उम्र लड़की ने बोली थी। इस सारी बातचीत में वो पहली बार बोली थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी। मैंने तो कभी भी बेमौका बात नहीं की थी। ना जाने आज मुझे क्या हो गया था। मैंने जल्दी से बोली, मेरी बात से आप लोगों के दिल को दुखा होगा, मुझे माफ़ कर दे। इसके अलावा मेरे पास कहने के लिए कोई और शब्द भी नहीं थे। वह बूढ़ा आदमी बोला, कोई बात नहीं बहन, आप ये बताइए कि आप हमें ये घर किराए पर देंगी। मैं बोली, क्यों नहीं, मैं आपकी अपनी घर का ऊपर वाला पोर्शन आपको देती हूँ। तब उस आदमी के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने मुस्कुराकर उसकी बीवी की तरफ देखा। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो बहुत परेशान हो, घबराई हुई हो और उदास भी हो, मगर मैंने सर झटक दिया कि शायद ही मेरा वहम हो। खैर, मैंने उन लोगों को ऊपर वाला पोर्शन दिखा दिया था, जो कि उन्हें बहुत पसंद भी आ गया था। किराए की बात हुई तो अमित मुंह मांगा किराया देने को भी तैयार थे। ये मेरे लिए खुशी की बात थी। मैंने ऊपर वाले पोर्शन की चाबी उनको थमा दी और इत्मीनान भरी सांस ली नीचे आ गई थी। मैं चाहकर भी अवनी और अमित को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी।
अवनी बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। ना जाने उसके माँ बाप ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फूल सी बेटी अमित को दे दी। मुझे अवनी में अपनी छोटी बहन नज़र आ रही थी। मैंने सोचा कि चलो अब तो वह यहीं पर रहेंगी तो मैं इससे सब कुछ जान लूँगी। खैर शाम हुई तो मुझे मेरी मम्मी की पुरानी बातें याद आने लगी। जब भी हमारे मोहल्ले में कोई नए लोग आकर बसते थे तो मम्मी एक पहर का खाना उनको ज़रूर बना कर दिया करती थी। वो ये सोचा करती थी कि ना जाने उन लोगों के पास चूल्हा चौकी करने का पूरा इंतजाम है भी या नहीं। मैं भी किचन में आ गई थी। पहले तो मैं केवल अपना खाना बनाया करती थी, लेकिन आज मैं 3 लोगों का खाना बनाया था। मैंने अच्छे तरीके से ट्रे सजाई और ऊपर की तरफ चली गई थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मैं ये सोचकर परेशान हो रही थी कि मैंने ऊपर रखकर अच्छा भी किया है या नहीं। मुझे उन लोगों को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए था। मैं वापस लौटने ही लगी थी जब दरवाज़ा एकदम से खुल गया। सामने ही अमित खड़ा था। उसने मेरे हाथ में से ट्रे देखी तो कहने लगा, बहन आपने बिना वजह परेशानी क्यों की? मैं मुस्कुरा दी और बोली, नहीं इसमें परेशानी कौन सी बात है, फिर ये तो मेरा फर्ज बनता था। आप लोग मेरे साथ रहने लगे हैं, मुझे इतना तो करना ही था। तब अमित बोले, अवनी खाना बनाने ही लगी थी, आपने बिना वजह ही परेशानी हुई है आपको। मैं बोली, आज के दिन अवनी भी आराम कर ले, वैसे है कहाँ, मैं ज़रा इससे भी मिल लूँ। इतना कहकर मैं रूम में जाने लगी थी कि वो एकदम से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। वो बोला, दरअसल अवनी सो रही है, इसके सिर में बहुत दर्द था तो मैंने कहा कि तुम सो जाओ, अगर वो आधी नींद में जाग गई तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। वो बहुत ही नाजुक सी है, कच्ची नींद से उठ जाए तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। मैंने सर हिला दी और वापस नीचे आ गई, मगर मेरे दिमाग में हजारों किस्म के सवाल ने सर उठा लिया था। मैं तो यह सोच रही थी कि अमित ने एक ही लम्हे में कैसे बात पलट दी थी। पहले तो कह रहा था कि अवनी किचन में है और खाना बना रही है, फिर फ़ौरन से यह भी कह दिया कि वो तो सो रही है। मुझे इस बात का एहसास शिद्दत से हो रहा था कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। मैं इस बारे में सोचना नहीं चाह रही थी क्योंकि वो लोग यहाँ किराए के तौर पर आए थे। चलो आज की रात कुत्तों के भौंकने की आवाज़ के डर में नहीं गुजरेंगी, फिर मुझे किसी दूसरे के हाल का ध्यान भी नहीं करना चाहिए था। मैं सुबह उठी, पूजा पाठ की थी, फिर मैंने भी खाना खा लिया। मुझे इस बात का 100% यकीन था कि अवनी मेरे पास ज़रूर आएंगी और खाने के लिए शुक्रिया अदा करेंगी, मगर ये मेरी बस ख्याली पुलाव ही साबित हुए थे। मैंने बहुत देर तक अवनी का इंतज़ार किया था मगर वो नीचे नहीं आई थी, इसलिए मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई थी। आज मुझे चोरों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे यकीन था कि आज की रात मेरी बहुत सुकून से कटेंगी। मैं आराम से सो गई थी मगर आधी रात के वक्त मैं हड़बड़ा कर उठ कर बैठ गई थी। मैं यही सोच रही थी कि आखिर मेरी आँख कैसे खुल गई। तभी मेरे कानों में किसी लड़की के चीखने की आवाज़ पड़ी थी। ऐसा लग रहा था चीखने वाली लड़की बहुत ही तकलीफ में है। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं शुरू से इतनी डरपोक नहीं थी, लेकिन जब से मेरे पति का देहांत तो हुआ था मुझे तो पत्ते के हिलने से भी डर लगने लगा था। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया था। ये आवाज़ थमी नहीं थी बल्कि धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। मैंने खुद को बेड पर गिरा दिया और कानों पर हाथ रखकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी थी। यूं ही करते करते पूरी रात कट गई थी। जब सुबह हुई तो जाकर लड़की के चिल्लाने की आवाज़ कम हुई थी। मैंने नहाकर पूजा पाठ किया। मुझे अपनी हालत पर अफसोस होता था, ऐसा लगता कि मैं पागल हो जाऊंगी। खैर पूजा करके मैं सोने के लिए लेट गई थी। सुबह 9 बजे फिर मेरी आँख खुल गई थी तो मैं उठकर बाहर बरामदे में आकर बैठ गई थी। तभी मुझे अमित नजर आया। वो नीचे आ रहा था। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो बहुत घबराया हुआ लगा था। उसने मुझे नमस्ते किया और जल्दी से वहाँ से निकलकर बाहर चला गया था। शायद मेरे सवाल से डरकर जल्दी से बाहर निकल गया था। अमित के हुलिये से यही जाहिर हो रहा था जैसे वह ऑफिस के लिए निकला हो। मैंने उठकर अपना नाश्ता बनाया। तब तक अमित वापस नहीं आया था तो इस बात का कंफर्म हो गया था कि वह वाकई काम के सिलसिले में घर से बाहर निकला है। मैंने इस मौके को सुनहरा समझा था क्योंकि कल से अवनी के साथ एक बार भी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं उसके साथ बैठकर बातें करना चाहती थी, इसकी हालत के बारे में जानना चाहती थी। इसलिए मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाले पोर्शन की तरफ पहुंच गई थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और इस इंतज़ार में खड़ी हो गई कि अभी अवनी दरवाज़ा खोल देंगी, मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। और यह कोई आम बात नहीं थी। वो लड़की कल से मेरे घर आई हुई थी मगर मैंने उसकी एक झलक भी नहीं देखी थी। मैं वापस पलटने के बजाय फिर से दरवाज़ा खटखटाने लगी थी। तभी अवनी की घबराई हुई आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। वो कहने लगी, दीदी आप है ना? मैं बोली, हाँ हाँ मैं ही हूँ, तुम दरवाज़ा खोलो। तो मुझे अवनी के सिसकने की
आवाज़ आई थी। वो बोली, दीदी दरवाजे में कैसे खोलूं? मुझे तो अमित बाहर से ताला लगा कर गया है। मैं उसकी बात सुनकर शॉक्ड सी रह गई थी। तभी मेरी नज़र दरवाजे पर लटकते छोटे से ताले पर पड़ी थी। मैं बोली, अवनी तुम्हारा पति तुम्हें बाहर से बंद करके क्यों गया है? वो बोली, मेरा पति मुझ पर शक करता है। इसकी उम्र मुझसे ज़्यादा है ना, तो इससे हर वक्त यही सताता रहता था कि मैं इसे धोखा न दे दूँ। अवनी के लिए बेहद परेशान हो गई थी। मैं बोली, तुम ठीक तो हो? उसकी जख्मी सी हंसी मुझे सुनाई दी थी। वो बोली, हाँ कहने को तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद है। रुपया, पैसा, कपड़े, जूते, मेरा फ्रिज तरह तरह के खानों से भरा पड़ा है, मगर मैं खुश नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। मैं बोली, अवनी मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वो बोली, मेरी मदद तो मेरे अपने ने नहीं की तो आप क्या करोगी? आपसे इतनी गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ कर दिया करें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बोली, क्यों नहीं? मैं वापस पलटने लगी तो अवनी बोली, आप प्लीज़ अमित को मत बताइएगा कि आप यहाँ पर आई थी या मैंने आपसे कुछ भी कहा है। मैं बोली, हाँ तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा, मैं इससे किसी बात का जिक्र नहीं करूँगी। इतना कहकर मैं नीचे आ गई थी। मुझे रह रहकर अवनी के माँ बाप पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने अपनी फूल सी बच्ची की शादी बड़ी उम्र के मर्द से क्यों कर दी, जो अपनी सारी ज़िंदगी पर शक करते हुए गुजार देगा। शाम हुई तो अमित वापस आ गया था। मुझे नमस्ते करके वो ऊपर चला गया था। मैं सोचने लगी, काश ये अपनी बीवी को यूं कैद में ना रखता तो कितना अच्छा होता। चलो हम दोनों लड़कियों के आपस में दोस्ती हो जाती, मैं अपने गम बांट लेती, मगर अब क्या हो सकता है। खैर मैं अपनी रोज़मर्रा के काम निपटाने लगी और सोने के लिए लेट गई थी। आज फिर आधी रात के वक्त मेरी आँख खुल गई थी और आज भी वही हुआ जिसने मुझे कल सोने नहीं दिया था। मुझे किसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने कान लगाए तो मुझ पर यह हकीकत जाहिर हुई थी। यह आवाज़ तो बहुत करीब से आ रही थी। कहाँ से आ रही थी आवाज़ भला? मुझे इस चीज़ का सुराग हर सूरत में लगाना था। मैं अपने कमरे से बाहर आ गई। अब चीखने की आवाज़ ज़्यादा करीब से सुनाई दी थी। तब मुझे अंदाज़ा हुआ था कि चिल्लाने का शोर कहीं और से नहीं बल्कि ऊपर वाले पोर्शन से आ रहा था और चीखने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि अवनी है। एक लम्हे के लिए तो मैं घबरा गई थी। मैं जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। मुझे अवनी से पहली नज़र में ही बड़ी मोहब्बत हो गई थी। अब भला मैं ऐसे कैसे परेशानी में छोड़ सकती थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया था। मैं कितनी ही देर में यूं ही खड़ी दरवाज़ा खटखटाते रही थी, मगर मजाल है जो किसी ने जरा सा भी आवाज़ दी हो। और ऐसा भी नहीं हुआ था कि दरवाजे की आवाज़ सुनकर शोर थम गया हो, बल्कि अब तो मुझे अवनी की चीखने की आवाज़ साफ साफ आ रही थी। दरवाज़ा पीट पीट कर मेरे हाथों में दर्द शुरू हो गया था, इसलिए मैं मजबूरन नीचे आ गई थी। आज रात अवनी की फिक्र से मुझे नींद नहीं आने वाली थी, इसलिए मैं बरामदे में ही बैठी रही थी यहाँ तक कि सुबह हो गई थी। सुबह जब अमित घर के नीचे आया तो मुझे देखते ही घबरा गया था। वो बाहर निकलने लगा तो मैं बोली, अमीर साहब मेरी बात सुनिए। मैंने उस आदमी के चेहरे पर खूब बढ़ता हुआ देखा था। वो मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गया और बोला, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या पूछना चाहती हो। अमित के चेहरे पर बहुत ज़्यादा उदासी फैल गई थी। वो बोला, आपको अवनी की फिक्र हो रही थी ना कि वह क्यों चीखती रहती है। मुझे उसकी बेतहासा फिक्र होती है, मगर मैं कुछ भी कर नहीं सकता। आपके पास कोई हल हो तो मुझे भी बता देना। मैंने देखा था कि अमित की आंखों से आंसू निकल रहे थे और मुझसे नज़र बचाकर अपने आंसू साफ कर रहा था। मैं बोली, मुझे यह बताइए कि इसके साथ मसला क्या है, तभी तो कोई हल बता पाऊंगी ना। अमित ने सर उठाया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, अवनी का सबसे बड़ा मसला उसके नापसंदीदा आदमी से शादी है। मैंने हैरत से अमित की तरफ देखा था। वो हंसा और बोला, मेरी शक्ल और सूरत को गौर से देखिए और मुझे बताइए कि क्या अवनी जैसी कम उम्र की लड़की मेरे साथ खुश रह सकती है। उस दिन तो आपने भी मुझे उसका बाप समझ लिया था। मुझसे बस यही गलती हुई थी कि मैं अवनी के बाप की बातों में आ गया था। उसने 20 लाख रुपए कर्ज लिया था। उसने 1 साल के वादे पर लिया था और 4 साल गुजर गए थे। वो कर्जा नहीं लौटा रहा था। मैं उसे मोहलत पर मोहलत दे रहा था, मगर अब मेरी भी बर्दाश्त की हद हो गई थी। मैंने कह दिया कि अगर मेरे पैसे वापस ना किए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो कहने लगा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। तुम यूँ करो कि पैसों की जगह मेरी बड़ी बेटी से शादी कर लो। मुझे उसकी बात सही नहीं लगी थी। मैं बोला, तुम ये क्या कह रहे हो। इसने अपनी बेटी की तस्वीर मेरे सामने रख दी और बोला कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और से पैसे लेकर इसको विदा कर दूंगा।
दरअसल मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। मैं सिर्फ 27 वर्ष का था और मेरी बीवी 18 वर्ष की थी। हम दोनों एक दूसरे के संग बहुत खुश थे, मगर फिर औलाद पैदा करते हुए मर गई और ना औलाद बची और ना ही बीवी। मैं अपनी बीवी के साथ वफा निभाई और 45 वर्ष तक की उम्र तक पहुंचने के बावजूद भी दूसरी शादी नहीं की थी। मगर मुझे तन्हा का एहसास बड़ी शिद्दत से होता था। जी चाहता था कि कोई मेरा भी हो, जिससे मैं अपना दुख सुख बांट सकूं। मैं किसी की सुनूं और कोई मेरी सुने। मैं अवनी के बाप की बातों में आ गया और शादी के लिए हाँ कर दी थी। शादी की रात अवनी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मुझ पर थूक दिया, मैं तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हुए। अब तो वो हर रात मुझे जलील करने के लिए चीखती चिल्लाती है। इसी वजह से मुझे अपना घर भी छोड़ना पड़ गया था, क्योंकि लोग मुझ पर शक करते थे कि शायद मैं अपनी बीवी पर जुल्म करता हूँ। मैं यूं ही घर बदलता रहता हूँ। लोग अवनी की वजह से मुझे जीने नहीं देते। अभी मेरा चौथा घर है। मैंने यहाँ आकर इसके आगे हाथ भी जोड़ दिए थे और बोला था कि मुझे यह जलील मत करो, तुम्हें भगवान का वास्ता है, मुझे जी लेने दो। मगर वह यहाँ आकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, इसमें अवनी का भी कोई कसूर नहीं है। वो दिमागी तौर पर बीमार हो चुकी है, उसका इलाज चल रहा है। वह लोगों को जख्मी भी कर देती है, इसलिए मैं उसे बाहर से ताला लगा कर जाता हूँ। मैं ये सब बातें सुनकर दंग सी रह गई थी। मैंने बड़े गौर से अमित के चेहरे की तरफ देखा था। उसकी तरफ देखकर यही लग रहा था कि वो सच कह रहा है। तब मैं बोली, मैं आपसे एक निवेदन करूं? वो बोला, जी आप हुक्म करें। मैं बोली, आप अवनी को बंद करके ना जाया करें, मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी। हो सकता है कि उसकी हालत में कुछ सुधार आ जाए। अमित परेशान हो गया था। वो बोला, आप यह सब इसलिए कह रही है क्योंकि आपने उसकी हालत नहीं देखी। जब उसे गुस्सा आता है तो वो इस कदर जुनूनी हो जाती है कि मेरे लिए भी उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं ऑफिस में होता हूँ, पीछे से वहाँ पर हमला कर देंगी तो कसूरवार कौन होगा? हो सकता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर दे, इसलिए आप मुझे इस काम के लिए माफ़ कर दे। मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं बोली, अगर अवनी ने मुझे नुकसान पहुँचाया दिया तो मैं आपको कसूरवार नहीं ठहराऊंगी। आप बस मेरी ये बात मान ले। अमित मेरी तरफ बढ़े और गौर से देखता रहा। फिर इससे अपनी जेब से चाबी निकाल के मुझे थमा दी और बोला, आपको होशियार रहना है। जैसे ही आपको महसूस होगा अवनी को गुस्सा आ रहा है तो फौरन कमरे से बाहर निकल जाइएगा। मैंने हाँ में सर हिला दिया था। अमित उठकर चला गया था और मैं सोच सोच कर परेशान होती जा रही थी कि आखिर सच क्या हो सकता है। ताला खोलकर मैं ऊपर वाले पोर्शन में आ गई थी। मुझे अवनी सोफे पर बैठी नजर आई थी। वो किसी गहरी सोच में गुम थी और बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी। मैंने उसको पुकारा तो मुझे देखकर उछल पड़ी थी। फिर दिल पर हाथ रखकर बोली, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं हंसी तो वह हैरत से बोली, आप यहाँ कैसे आ गई? आपको चाबी कैसे मिल गई? मैं बोली, बस तुम्हारी दीदी का कमाल है। अवनी रोने लगी थी और उठकर मेरे गले लग गई और बोली, दीदी मुझे बहुत अरसे से किसी ऐसे कंधे की तलाश थी जिस पर मैं सर रख कर रो सकती हूँ। अवनी, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी दीदी तुम्हारे पास है। आज यहाँ तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात पूछने आई हूँ। मुझे ये बताओ कि रात के वक्त तुम चीखने क्यों लगती हो? जबकि मैंने अमित की बातों पर भरोसा कर लिया था, मगर वह अवनी की तरफ की भी कहानी सुनना चाहती थी। मुझे यही नहीं पता था कि कहीं अमित ने मुझे पागल ही बनाया हो। वह घबरा गई थी, कहने लगी, नहीं मैं तो नहीं चीखती, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, मैं तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। अमित मेरा बहुत ख्याल रखते। मैं इस लड़की की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। उसने अचानक ही काया पलटी थी। कल तो कुछ कह रही थी, फिर वो बोली, आप मुझे अपना पोर्शन दिखाइए, आपने इसकी कैसी सजावट की हुई है? मैं भी अपना घर सजाना चाहती हूँ ताकि मेरा पति घर आए तो उसे ताजगी का एहसास हो। मैंने सर हिला दिया और बोली, हाँ आ जाओ। मैं अवनी को अपने साथ ले गई थी, मगर अभी तक उसके अजीब से व्यवहार के बारे में सोच रही थी। हम दोनों नीचे आ गए तो अवनी ने अपना बाजू मेरे सामने कर दिया था। उस पर जलने का निशान था। मैं एकदम से डर गई थी। मैं बोली कि क्या हुआ? तो वो कहने लगी, मैंने आपसे जो बातें की थी ना जाने वो मेरे पति ने कैसे सुन ली। शायद उसने कुछ रिकॉर्डिंग के लिए लगा रखा हुआ हो। वो मुझ पर बड़ी गहरी निगाहें रखे हुए है, इसलिए मैंने ऊपर आपसे कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बूढ़ा पति मुझ पर बहुत अत्याचार करता है। यह तो रात रात भर मैं चीखती रहती हूँ ना, यह बिना वजह नहीं है। आप अगर अपनी आंखों से देख ले तो मुझे पर क्या गुजरती है आपके होश उड़ जाएंगे। आप कैमरा
मंगवाकर ऊपर वाले पोर्शन में लगवा दे। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। दरअसल से फिर वह रिकॉर्डिंग थाने में लेकर जाएंगे तो मेरे मुजरिम को सज़ा मिल जाएगी और मैं आज़ाद हो जाऊंगी। मैं बोली ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। सच कहूँ तो मैं इन दोनों मियाँ बीवी की बातों में फंस कर रह गई थी। मुझे तो दोनों की बातों पर यकीन आ जाता था। दोनों ही मासूम लगने लगे थे। सच तक पहुँचने का एक ही हल था और वो था मैं सच तक पहुँचने के लिए ऊपर वाले पोर्शन में कैमरे लगाने के लिए किसी से कह दिया था। खैर मुझे हर रात ऊपर वाले पोर्शन से चीखने की आवाज़ें आती रहती थी और सुबह अमित मेरे सामने रोने लगता था और कहता था कि मेरी बीवी की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है, जबकि दिन के वक्त अवनी मेरे सामने रोती रहती और कहती कि मुझ पर जुल्म बढ़ता जा रहा है। मैं अवनी का दिल लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश किया करती थी। उसे हुनर सिखाती, उससे बातें करती थी, उसको घर की सजावट के बारे में बताती, उसको अपना मेकअप सामान, साड़ियाँ, गहने सब कुछ दिखाती थी। किसी तरह उसका दिल बहल जाए। वो मेरे साथ बहुत खुश रहती थी। मुझे उन दोनों मियाँ बीवी की बहुत फिक्र होती थी। मैं चाहती थी कि अगर अमित मुजरिम हाई हो तो उसे जल्द से जल्द सज़ा मिल जाए और अगर अवनी बीमार है तो उसका इलाज हो जाए। कैमरा आने में अभी एक दिन बाकी था। शाम में बिरयानी बनाई तो सोचा कि अवनी को दे आओ। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रही थी जब मेरे कानों में अवनी की आवाज़ पड़ी थी। वो बोली, आज रात पूरी तैयारी के साथ आना, तुम उसकी फिक्र मत करो, वो कमज़ोर है, उसे काबू करना आसान है। मैं अब बात सुनकर उल्टे कदम लौट आई थी। मेरे सामने अवनी का किरदार एक सवालिया निशान बना हुआ था। शायद अवनी गलत थी। वह रात में किसी आशिक को घर पर बुलाती थी और अमित को काबू कर लेती थी। क्या पता बांध भी देती हो और फिर जानबूझकर सिसकती हो ताकि लोग अमित को बुरा समझे और वो अपनी मनमानी करती रहे। कैमरा आने में अभी देर थी, इसलिए मैंने अपने एक दोस्त लेडी कांस्टेबल को फ़ोन किया और सारी हालत के से आगाह कर दिया था। मैं उसे बोली कि मुझे तुम्हारी टीम की ज़रूरत है, मेरे घर आ जाना, लेकिन पूरी तरह छुप के आना। इसने हामी भर ली थी। मैं खाना खाकर अपनी दोस्त का इंतज़ार कर रही थी। फिर ना जाने क्या हुआ, मेरी आँख लग गई और खुली तो मैं अस्पताल में थी। मैंने अपनी इर्द गिर्द हैरत से देखा। मेरी दोस्त मेरे सामने खड़ी थी। मैं बोली, प्रियंका, मैं यहाँ कैसे आई हूँ? वो हंसी और बोली, इसी तरह तुम बहुत बड़ा कारनामा करके आई हो। कुछ अरसे से हमें लगातार इस चीज़ की शिकायत मिल रही थी कि एक गिरोह है, वह लोगों के घरों में घुसकर चोरी करते हैं। कल रात तुम्हारी वजह से वह गैंग हमारे हाथ लग गया है। मैं बोली, वो कैसे? मेरी दोस्त कहने लगी, तुम्हारे घर जो किराएदार रह रहे थे वो इसी गिरोह का हिस्सा था। उनका तरीका यह है कि वो बेसहारा औरत के घर में मासूम बन के रहते हैं, औरतों को चकमा देने के लिए अदाकारी करते थे। पति बीवी का इल्ज़ाम लगाता और बीवी पति पर। ये औरतें इनके मामले में उलझकर बाकी सब भूल जाती थी। तुम्हारे साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया और तुमने खुद अवनी को अपने घर की एक एक चीज़ दिखाई। तुमने उसे अपने जेवरात तक दिखा दिए। ये तो तुम शुक्र करो जो अवनी की बातें तुमने सुन ली। कल रात उन्होंने तुम्हारे खाने में नींद की दवा शामिल कर दी थी और तुम्हारे घर की एक एक चीज़ लूटने का इरादा रखते थे। सोफे, वॉशिंग मशीन, सोने के जेवरात, यहाँ तक कि कपड़े, बर्तन वगैरह भी। हम मौके पर पहुंच गए और यूँ तुम्हारी चीज़ें बच गई। मैंने प्रियंका की बातें सुनी तो दिमाग साए साए करने लगा था। लोग दूसरों को लूटने के लिए किस हद तक अदाकारी कर लेते हैं। यहाँ तो भगवान लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे बचा लिया। अब तो किराएदार रखने से डर लगने लगा है। मैं तन्हा ही रहती हूँ। मेरे ख्याल में बुरी सौगात से तन्हा हजार हजार गुना बेहतर है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।